लेट्स से एक कंपनी है XYZ लिमिटेड एंड वो इशू करती है, इट इशूज ₹1,00,000 10% डिबेंचर्स टू पब्लिक। कंपनी को 1,00,000 रुपए चाहिए थे, पैसा चाहिए था, और कंपनी ने क्या किया, लोगों को डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया और लोगों से 1,00,000 रुपए का लोन ले लिया इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स। ठीक, 1,00,000 का मतलब है कंपनी ने 1,00,000 वर्थ के डिवेंचर इशू किए, तो कंपनी के पास 1,00,000 रुपए आएंगे। इस 10% का मतलब है कि कंपनी इस 1,00,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट इन लोगों को पे करेगी। ठीक, अब एंट्री क्या होगी, एंट्री बहुत सिंपल सी है। कंपनी के पास जब 1,00,000 रुपए रिसीव होगा, कंपनी एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू, ये पैसा किस चीज का है, डिबेंचर का, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट 1,00,000, बस। तो कंपनी के पास 1,00,000 रुपया आ गया और कंपनी ने क्रेडिट किसको कर दिया, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो, कंपनी अगर शेयर इशू करती तो कंपनी शेयर के इशू करते समय क्या एंट्री पास करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेट एंट्री तो हर स्टेज की ऐसी बनती है ना, पहले एप्लीकेशन और बाद में एप्लीकेशन कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, तो दोनों को ऐड करके एंट्री बनती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट की और फिर शेयर अलॉटमेंट के पैसे आने की। अगर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करोगे तो नेट इफेक्ट क्या बनता है, बैंक टू शेयर कैपिटल। और कंपनी जब कॉल मंगाती है तो एंट्री करती है शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा आता है बैंक टू शेयर कॉल। दोनों को जोड़ोगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल इशू करते समय एंट्री बनती है बैंक टू शेयर कैपिटल। तो डिबेंचर को इशू करते समय एंट्री क्या बनेगी, बस यहां पर शेयर्स की बजाय क्या आ गया, डिबेंचर। तो ये जो शेयर कैपिटल वर्ड था, ये शेयर कैपिटल वर्ड यहां से हट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हुआ। अब कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर को इशू कर सकते हैं सिंगल स्टेज वाइज, जिसको हम लमसम बोलते हैं। इकट्ठा पैसा कंपनी के पास अगर आ जाए डिबेंचर इशू करते वक्त ही, तो उसको हम सिंगल स्टेज इशू बोलते हैं या लमसम इशू बोलते हैं। या फिर कंपनी स्टेजेस में पैसा मांग सकती है। स्टेजेस में पैसा मांगना बिल्कुल सेम है जैसे शेयर्स के स्टेजेस में पैसे मांगे थे, जैसे कि एप्लीकेशन में इतने पैसे भेज दो, अलॉटमेंट में इतने पैसे भेज दो, फर्स्ट कॉल में इतने पैसे भेज दो, सेकंड कॉल में इतने, एंड लास्ट फाइनल कॉल। सो कंपनी डिवेंचर को बिल्कुल वैसे इशू कर सकती है जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती थी। शेयर्स को इशू करते समय कंपनी इंस्टॉलमेंट्स बना देती थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सिमिलरली डिवेंचर्स को भी स्टेजेस में इशू किया जा सकता है। सो कंपनी अगर इकट्ठा पैसा मांग ले तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, अगर इकट्ठा पैसा मांग ले। पर अगर कंपनी इकट्ठा पैसा ना मांगे और किस्तों में पैसा मांगे, तो जैसी एंट्री हमने शेयर्स में करी थी बिल्कुल सेम एंट्रीज हो जाएंगी डिवेंचर्स में। विद एन एग्जांपल हम इसको समझते हैं। लेट्स से कंपनी 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करती है। पर ये 10 रुपए कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांगे, 5 एप्लीकेशन में, 3 अलॉटमेंट में और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एंड लेट अस एज्यूम कंपनी के पास 10,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई। देखो, शेयर्स को जिस तरह से आपने इशू करना सीखा था, डिवेंचर्स को भी बिल्कुल वैसे ही इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस देंगे लोगों को। अब जिस भी व्यक्ति ने कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन फाइल करते समय वो ये एप्लीकेशन के पैसे देगा। एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट हो जाएगी तो कंपनी उसको डिवेंचर अलॉट कर देगी। डिवेंचर अलॉट करते वक्त कंपनी उससे ये 3 रुपए की अलॉटमेंट मांगेगी।
फिर वो 3 रुपए की अलॉटमेंट अपने डिबेंचर्स पे पे करेगा, एंड कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तो वो ये 2 रुपए की कॉल भी मांग सकती है, एंड दैट डिबेंचर होल्डर हैज टू गिव दिस मनी टू दी कंपनी। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा शेयर्स का प्रोसेस था। एंट्री करते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। फर्स्ट एंट्री विल बी, कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स की ही एप्लीकेशन आई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 डिबेंचर्स इनटू हर डिबेंचर पे कितने रुपए आए होंगे, 5 रुपए। इसका मतलब कंपनी के पास 50,000 रुपीज आ गए। यहां पर अगर शेयर होता तो हम क्या लिखते, शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर क्या है, डिबेंचर, तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सेम, बस शेयर एप्लीकेशन की जगह हमने डिबेंचर एप्लीकेशन वर्ड यूज कर लिया। उसके बाद जैसे शेयर एप्लीकेशन को आप अलॉट करते, कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, वैसे ही इस डिबेंचर एप्लीकेशन को भी बंद करोगे। सो एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल लिखते थे शेयर कैपिटल के वक्त, यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो इस डिबेंचर का नाम है, इस डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर, ये होता है नाम। 10% डिबेंचर और 9% डिबेंचर, ये दो अलग अलग डिबेंचर के नाम है। 8% डिबेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम 8% डिबेंचर। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट, बस। कैपिटल वर्ड नहीं लिखते, इसके आगे यहां पर कैपिटल वर्ड मत लिखना। शेयर कैपिटल लिखते थे, डिबेंचर कैपिटल नहीं होता, डिबेंचर तो लोन होता है, और सिंपली 10% डिबेंचर लिखना है। ठीक है, तो पहली स्टेज तो खत्म हो गई। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो एंट्री विल बी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 डिबेंचर पे 3 रुपए की डिबेंचर अलॉटमेंट कंपनी मांग रही है, टू क्या हो जाएगा, 10% डिबेंचर अकाउंट 30,000। ठीक है ना, ये जो 3 रुपए की अलॉटमेंट मांगी उसकी एंट्री क्या हो गई, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर। याद करो शेयर में क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो हमने वहां पर शेयर वर्ड को हटा के क्या कर दिया, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर। जब ये सारा पैसा कंपनी को डिबेंचर का पैसा मिल जाएगा अलॉटमेंट का, तब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट की स्टेज खत्म हो गई। फिफ्थ नेक्स्ट स्टेज है लास्ट फाइनल कॉल, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 डिबेंचर इंटू 2 रुपए हर से मांगोगे तो 20,000 का डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो टू 10% डिबेंचर्स। और जब ये पैसा आपको रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखा, बिल्कुल शेयर्स कैपिटल जैसी एंट्री है। अभी एक और बात यहां पर समझ लो, हालांकि वहां पर आपको पता है, जब पहली स्टेज की एंट्री खत्म हो जाएंगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बंद हो जाएगा और नेट एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू डिबेंचर। जो हमने लमसम के वक्त एंट्री डाली थी, बिल्कुल सेम एंट्री बननी स्टार्ट हो जाएगी हर स्टेज पर, बैंक टू 10% डिबेंचर। नेक्स्ट, जब अलॉटमेंट के पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट बंद हो जाएगा, तो नेट एंट्री हो जाएगी बैंक टू 10% डिबेंचर। एंड जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी हमारे पास आ जाएगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी बंद हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी बैंक टू 10% डिबेंचर। क्लियर है? अब एक बात हमको ये समझनी है कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर इशू करते वक्त किस तरह की सब्सक्रिप्शन आ सकती है। हमने शेयर्स में ये बात करी थी कि कितनी तरह की सब्सक्रिप्शंस हो सकती हैं। So there can be 3 subscriptions, that is full subscription, over subscription and under subscription. For example, कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू करना चाहती है, लोगों को 10,000 डिबेंचर इशू करना चाहती है, और लोगों ने जब एप्लीकेशन भेजी
तो कंपनी के पास 10,000 एप्लीकेशंस ही आई हैं। डिबेंचर्स जितने इशू करना चाहती थी कंपनी, अगर उतने ही डिबेंचर्स के एप्लीकेशन आए, दैट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी के पास 12,000 डिबेंचर्स लेने की एप्लीकेशन फाइल हो जाए और कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू कर सकती है, देन दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर कंपनी के पास 8,000 ही एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं अगेंस्ट 10,000, देन इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारी सारी एंट्रीज 8,000 डिबेंचर्स के साथ होंगी, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा भी 8,000 डिबेंचर्स पे आएगा, अलॉटमेंट भी आप 8,000 डिबेंचर्स की करोगे, अलॉटमेंट मनी भी आप 8,000 डिबेंचर्स पे मांगोगे, और कॉल्स भी आप 8,000 डिबेंचर्स पे करोगे। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे 10,000 डिबेंचर का कोई रोल नहीं है, बिकॉज कंपनी के पास आए ही 8,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है, तो कंपनी अलॉटमेंट भी 8,000 डिबेंचर्स ही कर सकती है। इन केस ऑफ फुल अलॉटमेंट, कंपनी की सारी एंट्रीज 10,000 से होंगी, बिकॉज एप्लीकेशंस भी 10,000 हैं और अलॉटमेंट भी 10,000 ही होंगी। सो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कंपनी के पास ज्यादा डिबेंचर्स अप्लाई हो जाते हैं, तो यहां पर 2,000 डिबेंचर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है आपके पास, तो कंपनी यहां पर क्या कर सकती है, जैसा कंपनी ने शेयर में किया था। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कुछ शेयर होल्डर्स को उनकी एप्लीकेशन वापस कर देती है ना, कुछ को जितने मांगे हैं शेयर्स उतने ही अलॉट कर देती है, फुल सब्सक्रिप्शन दे देती है, और कुछ ज्यादा शेयर्स एप्लीकेशंस के बदले कम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो सेम काम जैसे शेयर्स में हमने सीखा था ओवर सब्सक्रिप्शन केस में, यहां भी वही होने वाला है। क्लियर हुआ? अनदर थिंग इज व्हाट इज द रोल ऑफ इशू प्राइस, विच मीन्स कंपनी जब अपना डिवेंचर इशू करना चाहती है, तो क्या कंपनी 10 रुपए का डिवेंचर 10 में ही दे सकती है, उससे ज्यादा या उससे कम में भी दे सकती है। सो हमने सीखा देयर इज अ नॉमिनल प्राइस या नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू होती है जो उस कागज के टुकड़े के ऊपर लिखी होगी कि ये डिवेंचर कितने का है, उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। अगर इस पे 10 रुपए लिखा है तो ये 10 रुपए का है, अगर इसके ऊपर 100 रुपए लिखा होगा तो इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है। बट द इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस नॉमिनल प्राइस, ठीक है ना। सो कंपनी अगर 10 का डिवेंचर इशू करे तो देयर आर 3 ऑप्शंस। कंपनी 10 का डिवेंचर 10 में भी दे सकती है, जिसको हम बोलते हैं इशू एट पार। कंपनी 10 का डिवेंचर महंगा इशू कर सकती है, विच इज कॉल्ड एट प्रीमियम। और कंपनी के पास एक और चॉइस है कि कंपनी अपने डिवेंचर को सस्ता भी दे सकती है, विच इज कॉल्ड एट अ डिस्काउंट। अभी देखो, ये ऑप्शन जो थी ना, ये शेयर्स में अलाउड नहीं थी। सेक्शन 53 रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा था कंपनी के ऊपर और बोलता था कि आप शेयर्स को नॉमिनल प्राइस से नीचे डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। पर सेक्शन 53 सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करता है, डिबेंचर्स के बारे में बात नहीं करता। दैट मींस अ डिबेंचर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू 10 कैन बी इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन नॉमिनल वैल्यू। दैट मींस इट कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। क्लियर हुआ?